नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से डिफेंस डोज के सेगमेंट बात भारत के में आपका स्वागत है। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष के डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी। और सुमित, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया विष्णु। और आज हम अपने दर्शकों के सामने इनसे बात करेंगे कि भारतीय सेनाएं किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपने दुश्मनों का मुकाबला करती है और किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, इसमें कितना खर्च आता है, इन सभी बातों से हम आपको अवगत कराएंगे। सुमित, ये साल जो है वो भारत के लिए काफ़ी भारी रहा है। शुरू में कोरोना आ गया, उसके बाद भारत चीन विवाद शुरू हुआ जो मई में शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये मामला सुर्खियों से बाहर हो गया है। बिल्कुल। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अभी भारत चीन सीमा पर जो तनाव है उसकी क्या स्थिति है। देखिए, अभी भले ही सुर्खियों में ये मामला इतना गर्म ना हो या फिर आ ना रहा हो, लेकिन मामला अभी भी बहुत क्रूशियल स्टेज पे है। और विष्णु जी, जब हम बात कर रहे हैं उस इलाके की जहाँ पे इस समय मौसम सबसे ज़्यादा सर्द होता है, दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड भी वही उसी को सियाचिन को कहा जाता है। बिल्कुल। अभी वहाँ पर जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि लगातार भारत के भी और चाइना के भी दोनों के करीबन 50 से 1 लाख के करीब सोल्जर्स वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर की शुरुआत होते ही घट रहा है और 25 डिग्री से -30 डिग्री तक लगातार टेम्परेचर वहाँ पहुँच चुका है। और अभी जो हालात है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी ऐसी डिप्लॉयमेंट या फिर ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर सेनाएं कभी नहीं रुकी, क्योंकि अक्सर वो नीचे आ जाया करती थी या फिर नीचे वाली पोजीशन पे आ जाती, लेकिन अभी स्टैंड ऑफ लंबा खींच रहा है। और ये दोनों देशों के इतिहास में सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ होगा अगर आगे खींचता है, क्योंकि अभी भी जनवरी फरवरी से पहले भी चीज़ें नहीं बदलने वाली। क्योंकि अगर एग्रीमेंट हो भी जाता है, अगर बातचीत पर सहमति बन भी जाती है विष्णु जी, तब भी इसमें 1 से 2 महीने का वक्त लगेगा। सहमति पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूँ कि सुमित उन कुछ पत्रकारों में से हैं जो कि लद्दाख में इन विषम परिस्थितियों में रह के वहाँ सैनिकों पर क्या बीतती है इसका अनुभव स्वयं कर चुके हैं। जैसा आपने कहा, 25-30 कभी कभी -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है टेम्परेचर। और हालांकि लद्दाख एक रेगिस्तान है, वहाँ पर बर्फ़ तो उतनी नहीं पड़ती, लेकिन हवा बड़ी तेज़ चलती है और वहाँ पर फ्रॉस्ट बाइट का, सनबर्न का बड़ा खतरा रहता है। आपने जब वहाँ देखा सैनिकों को, वो किस तरह की परिस्थितियों में रहते हैं? देखिए, वहाँ 2 बड़े चैलेंजेस हैं अभी स्टैंड ऑफ पे। एक आपके सामने आपका दुश्मन खड़ा है और दूसरा मौसम, क्योंकि मौसम सबसे बड़ा दुश्मन है। ऑक्सीजन लेवल बेहद कम होता है, बहुत मुश्किल होता है वहाँ सर्वाइव करना। और ऑक्सीजन लेवल जब कम होता है तो आपकी बॉडी में आपको भूख नहीं लगती, आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, आप ज़्यादातर परेशान हो जाते हैं, या फिर उसकी जो आगे की प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत बेसिक प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको बाद में पता लगेगा कि वो प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ गई। और आप जिस तरीके से कह रहे थे, पीने का पानी, आदमी जब इतनी ठंड में पिएगा नहीं पानी, ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ेगा और उसकी पानी के अंदर उसकी बॉडी में मिनरल्स नहीं पहुंचेंगे, तो ये लगातार स्थिति बहुत ज़्यादा विपरीत होती है, बहुत मुश्किल होती है। यही वजह है कि करीबन 2 से 3 महीने मैक्सिमम किसी सोल्जर को हाइट पे रखा जाता है। हाँ, आप 20,000 21,000 की हाइट पे अगर रखते हैं तब भी आप अपने सोल्जर को वापस बुला लेते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है, जो डिप्लॉयमेंट है वो लगातार उन इलाकों में बनी हुई है, तो इसलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है विष्णु जी। जी, मैंने पढ़ा जब मैं आपसे बात करने से पहले अपनी तैयारी कर रहा था कि जो थर्मल सूट होता है वो 5 से 8 किलोग्राम का होता है। बिल्कुल। इसके अलावा जो सोल्जर्स की किट होती है और जो राइफल होती है वो 15 से 18 किलो और, यानी कि लगभग 36 किलोग्राम का वेट लेकर के उस विषम परिस्थिति में सैनिक पेट्रोल करता है। उसके बाद पसीना निकलता है और वो पसीना धीरे धीरे फिर बर्फ़ में परिणत हो जाता है, तो चाहे वो ग्लव्स में हो चाहे बूट्स में, और उससे फिर फ्रॉस्ट बाइट का खतरा बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो इस परिस्थिति से जूझने के लिए इसका उपचार वगैरह किस तरीके से होता है वहाँ? देखिए, करीबन एक सोल्जर को वहाँ पर 72 चीज़ें दी जाती हैं। मतलब एक सोल्जर के पास जो सारे गियर्स होंगे उनके 72 गियर्स होते हैं, जिसमें उसके चाहे स्नो ग्लासेस हों, चाहे उसके आप बैक पैक कर लीजिए आपके, या फिर उसके 3 लेयर आप सूट कह लीजिए जो ऊपर से लेके नीचे तक होता है। ये करीबन 72 चीज़ें उसको दी जाती है। और एक सोल्जर के कपड़ों पर करीबन 1.5 लाख का खर्चा अनुमान आता है जो उसकी पूरी किट होती है। उसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है विष्णु जी कि वो इसके अलावा
जो वो खाएगा पिएगा, उसको बताया जाता है कि आपको हाथ बाहर निकाल के नहीं सोना, अगर आप सोते हैं रात को, आपको कोई भी सिचुएशन में अपने किसी भी बॉडी पार्ट को एक्सपोज नहीं होने देना, यानी हवा के संपर्क में ना आ जाए, क्योंकि फ्रोज बाइट के अंदर आपके उस अंग को या उस एरिया को काटना पड़ता है या फिर उसको हटाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज। और अभी पूरी दुनिया की हम बात करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे टफेस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है इसको। और 62 में आप मान लीजिए इन्हीं इलाकों के अंदर हमारी सेनाओं ने जंग लड़ी थी, और दिक्कत ये थी कि उस समय हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाई गई। लेकिन अभी भी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो पहुंचाना, सैनिकों को देना और वहाँ पर बैठे रहना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है विष्णु जी। तो दर्शकों को हम ये भी बता दें कि चीज़ें इतनी ठंडी होती हैं कि सैनिकों को बोला जाता है कि किसी भी तरह के किसी भी चीज़ को जो कि एक्सपोज्ड है उसको वो अपने नंगे हाथों से न छुएं, क्योंकि कुछ सेकंड के भीतर ही वो चीज़ आपके हाथ में चिपक जाएगी और फिर उसको आपके हाथ से अलग करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिन परिस्थिति होगी। लेकिन एक बार बताइए, इसकी ट्रेनिंग तो जनरली उन लोगों के साथ होती जहाँ उनकी तैनाती उन्हीं की होती होगी जो सियाचिन में शायद अपनी ड्यूटी कर चुके हों, या ये वो लोग हैं जिनकी पहले इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई? देखिए, इंडियन आर्मी में कॉन्सेप्ट है कि आपका रोटेशन होता है 3 साल में, तो हर किसी को पीस टाइम के अलावा ऐसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भेजा जाता है, चाहे वो किसी रेजिमेंट का किसी हो, उनको ऐसी जगहों में अपनी ड्यूटी काटनी पड़ती है। उसके लिए उनकी तैयारी होती है, और तैयारी करने के बाद जब उनको भेजा जाता है, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल्स हों आपके, उसके बाद जब उनको भेजा जाता है, एक्लिमेटाइजेशन कराया जाता है कि आप 3 दिन यहाँ रुकेंगे साइट में, उसके बाद आप 6 दिन यहाँ उतरेंगे। तो ये सारा एक्लिमेटाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसके बाद उनको डिप्लॉय करना होता है। लेकिन विष्णु जी, ये बातें कहना या फिर उस प्रोसेस को, बातों को झेलना आसान है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तब होता है आपके लिए मेजर चैलेंज, क्योंकि बर्फ़ के बड़े बड़े, जिस तरीके से आपने कहा कि आप कह सकते हैं जब बर्फ़ पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ आपके सामने है, ये डेजर्ट्स हैं आपके सामने, बर्फीले डेजर्ट्स। इसके अलावा आपके पास ना तो वहाँ पर कुछ इंटरटेनमेंट के लिए है, या और आपको सजग रहना है, आपको ड्यूटी करते हुए देखते रहना है कि कोई दुश्मन इन्फिल्ट्रेट कर नहीं कर रहा हमारे इलाके में, तो नहीं है ना, बिल्कुल अकेलापन। और उसके अलावा आपको मनोरंजन के लिए कोई चीज़ नहीं है, आपके लिए खाने के लिए लिमिटेड चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पैक्ड फूड खाना, आपके लिए वहाँ पर ताज़ा खाना नहीं बन पाएगा। इसके अलावा आपके पानी, पीने का पानी, हर चीज़ पर आपको बेहद ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और यही इसको सिखाया जाता है कि आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर आपकी अलर्टनेस घटी तो फिर आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, या फिर आपके साथ एवलांच या दूसरी चीज़ें भी आ सकती हैं। जी विष्णु जी, हवा का घर तो यानी डेंसिटी बहुत कम होती है, तो उसके चलते भी आपके दिमाग में कई तरह की चीज़ें, ख्याल आते हैं जिसके चलते आपको परेशानी होने लगती है। इसके साथ साथ मैंने ये भी अपने रिसर्च में जाना कि जो आपके हथियार और जो आर्टिलरी है और जो उसके लिए एम्यूनिशन है, वो भी रेयरिफाइड एयर में अलग तरीके से बिहेव करता है। तो इसकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है? देखिए, इसकी ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाती है विष्णु जी, क्योंकि हमेशा किसी भी वेपन को बनाया जाता है एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर होता है उसका कि ये चलेगा, लेकिन कई बार बैरल फट जाता है। ठंड के अंदर आप अगर इतना ज़्यादा होगा तो बैरल फट जाएगा, या फिर आपके जो एक्सप्लोजिव है वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक्सप्लोजिव आपने रखा हुआ है, आप मान के चलिए मैंने रिजर्व में एक्सप्लोजिव रखा हुआ है, तो जब मौसम बदलेगा तो उसमें ह्यूमिडिटी, उसमें लगातार, उसमें जो आप कह सकते हैं कि उसमें गीलापन आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा। तो ये मेजर चैलेंज होते हैं कि आपके ना सिर्फ आपको अपने सैनिकों को, बल्कि आपको अपने इक्विपमेंट को, अपने आर्म्स को, अपने एम्यूनेशंस को भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रखना होता है। उसकी एक्सेस ड्रिल होती है, उसकी ड्रिल होती है, बिल्कुल दिन में उसको आपको स्टार्ट करके रखना पड़ता है कई देर तक, ताकि वो चलता रहे, वो गर्म रहे, वो फ्रीज ना हो जाए। क्योंकि अगर आपके इंजन, किसी भी चीज़ का इंजन या मशीनरी बहुत लंबे समय तक या 7-8 घंटे तक बंद रहेगी तो उसमें वो एनर्जी कम हो जाएगी। और बैटरी का सबसे बड़ा इशू होता है कि ठंडे इलाकों में बैटरी ज़्यादा काम नहीं कर पाती। जो उसकी लाइफ होती है, चाहे वो 3 घंटे चल रही हो, तो आप मान के चलिए वो सिर्फ महज आधा घंटा या 20 मिनट चल पाएगी, क्योंकि ये बहुत मेजर चैलेंज है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि हो सकता है दोनों देशों के बीच समझौता हो जाए। चीन को देख करके, उसके एटीट्यूड को देख करके ये तो लगता नहीं कि वो पीछे हटेगा। भारतीय सेना कह चुकी है कि जब तक स्टेटस को अंटे रिस्टोर नहीं होगा वो भी नहीं हटेंगे। तो रास्ता किधर निकलेगा? देखिए, रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा। जितनी दुनिया में बड़ी जंग हुई, चाहे उससे पहले या उसके बाद, हमेशा बातचीत ने ही मामलों को सॉल्व किया है। लेकिन विष्णु जी, इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि चीन जो बातें टेबल पे कह रहा है
वो उनको मान नहीं रहा है। जी बिल्कुल। उसने जितनी डिसएंगेजमेंट की बात करी उसने उसमें किसी को इम्प्लीमेंटेशन किया। और मुझे आज भी याद है कि 8वें राउंड की बैठक के बाद भी तय किया गया था कि चलिए अब डिसएंगेजमेंट होगा, ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन वो फिर नहीं हुआ। तो ये इंटेंशन जो होती है, ये सरप्राइजिंग इंटेंशन होती है। यही वजह है कि जब आर्मी ऐसी इंटेंशंस को रीड करती है, चाहे वो दूसरे डिप्लोमेट्स करते हैं, तो अब ये माना जाता है कि ये शायद कुछ और प्लान के साथ आके बैठे हैं टेबल पर, ये हमें एंगेज कर रहे हैं। तो ये एंगेजमेंट का जो प्रोसेस है, इसको हमारी फोर्सेज और ये हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप अगर देख रहे हो तो चीन का ये स्ट्रैटेजी 62 में भी इसी तरीके की थी। विष्णु जी शुक्रिया सुमित, आपने आज इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हम आगे भी अगले हफ्ते से भी आपको लगातार इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। 2 मुल्क बने अंग्रेजों के निकलने के बाद, वो थे भारत और एक था पाकिस्तान। दोनों देश अभी बने ही थे, लगातार चीज़ों को संभाल ही रहे थे। 2 महीने के वक्त के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों बने नए देशों के बीच में एक ऐसी दरार बन गई जो अब तक नहीं मिट पाई है। वो दरार थी पाकिस्तान की तरफ से पश्तून कबायलियों को भेजे जाना और भारत के अंदर जंग का आगाज करना। दरअसल माना यह जाता है कि 1947 में जब दोनों देश आजाद हुए, उसके बाद से ही पाकिस्तान के दिल में खटास थी कि उसको कश्मीर का इलाका चाहिए। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लगातार बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट या फिर बहुत ज्यादा मान मनोवर कर रहा था। कश्मीर के उस समय राजा हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट थी, वो थे महाराजा हरी सिंह। अब महाराजा हरी सिंह ने अब तक ये मन नहीं बनाया था 1947 की आजादी के बाद कि वो आखिरकार किस तरफ जाएंगे। पाकिस्तान को बस इसी वक्त का इंतजार था और उसने कोशिश की अपने पश्तून कबायलियों को भेजकर, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के लोग थे उस समय वो भारत की सीमा में या फिर उस समय कश्मीर में घुसे, लगातार वहां पर लूटपाट की और उनकी कोशिश थी कि कुछ ही समय के अंदर वो कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेंगे। इसी बीच महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ विलय कर लिया, हेल्प मांगी और विलय करने के बाद भारतीय सेना वहां पहुंची। बारामूला के इलाकों तक कबायली वहां पहुंच चुके थे और उनका मकसद था श्रीनगर या फिर उसके आसपास के इलाकों को कब्जा कर लेना। भारतीय वायुसेना क्या उस समय डकोटा क्लास का जो आपका ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट था, उसने सैनिकों को उतारा। हमारे कुछ सैनिकों ने सबसे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की और उसके बाद अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया। ये पहली जंग थी जो भारत ने जिसमें पाकिस्तान को घुटने पे टेकने पे मजबूर कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने अभी भी भारत के कई इलाकों को कब्जा किया हुआ है, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं। दरअसल पाकिस्तान की कोशिश तो पूरे कश्मीर को लेने की थी, लेकिन भारतीय सेनाओं ने अलर्ट होकर वहां पर इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। यहां तक कि कबायली जो यहाँ पर आए थे, पश्तून कबायली, उन्होंने वहां पर ननों के साथ रेप किया, बड़े लूटपाट की और वहां पर कई लोगों के कत्लेआम किए। कश्मीर के लिए ये सबसे बुरा वक्त था, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन वहां बदली थी उसने माहौल बहुत खराब कर दिया था। अब लगातार बातचीत की जाने लगी, करीबन 1 साल तक सीज़फायर वॉल्यूशन नहीं हुआ और माना जाता है कि 1948 में करीबन 11:59 यानी करीबन 31 दिसंबर की रात को सीज़फायर वॉल्यूशन लगाया गया। 1 जनवरी 1949 को ये सीज़फायर वॉल्यूशन को लागू किया गया और तब से अब तक जो स्थिति बनी है वो यथास्थिति अब तक बनी हुई। यानी जिन जगहों पर पाकिस्तानी सेना आकर बैठ गई थी वो आज भी वहीं बैठी है और जहां पर भारतीय सेना मौजूद थी वो वहां आकर बैठी है। ये मामला यूएन में चला गया था, हालांकि इसको लेकर कई पॉलिटिकल इश्यूज हैं। कहा जाता है कि नेहरू जी ने बहुत बड़ी गलती की थी उस समय यूएन में जाकर या फिर रेफरेंडम की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक हमारे उन इलाकों को खाली नहीं किया। जंग के इस मैदान में ये आपको जानना जरूरी है कि ये पहली जंग थी भारत के, यानी आप कह सकते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में, जिसे भारत पर थोपा गया। 2 महीने के अंदर ही ये बात, ये इंटेंशन सामने आ गई थी कि आखिरकार पाकिस्तान चाहता क्या है। भारत ने अपनी तरफ से आजाद होने के बाद पाकिस्तान को कई चीजें, कई रसद या फिर आप कह सकते हैं कई सहायता पूर्वक चीजें मुहैया कराई थी, लेकिन उन सब चीजों को भूलकर पाकिस्तान ने इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया और ये चीज आज भी कश्मीरियों के दिल में मौजूद है। यानी आज भी पीओके का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसे वो पीओके कहते हैं, फिर हम उसे पीओके कहते हैं, और जहां पर उसने सबसे ज्यादा
आतंकी संगठनों के अपने कैंप भी बनाए हुए हैं। इस वाले सेगमेंट में बस इतना ही। अगली बार जब आपसे दोबारा मिलेंगे TV9 भारतवर्ष के अगले प्रोग्राम में, तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार दूसरी ऐसी कौन सी जंग थी जिसने फिर से भारतीय इतिहास में एक नया आयाम ला दिया, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारी मिलिट्री हिस्ट्री में एक नया एरा जोड़ दिया। जंग के मैदान में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आपके पास नेवी भी है, आर्मी भी है और एयरफोर्स भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी रणनीति, आपका कोऑर्डिनेशन या आपकी जॉइंटनेस या इंटीग्रेशन। और यही था भारत के डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट। काफी लंबे समय से इसको लेकर चर्चाएं या फिर कमेटियां बनी, इस पे चर्चाएं होती रही, लेकिन ये हो नहीं पाया। और 2020 के शुरुआत में इस कदम को इम्प्लीमेंट किया गया। कैसे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जरिए, यानी CDS। भारत के पहले CDS बने जनरल बिपिन रावत, जो 27वें आर्मी चीफ भी थे। आर्मी चीफ के पद को संभाल चुके थे, उससे पहले वाइस चीफ भी रहे और कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे। उनको चुना गया खास तौर पे सरकार की तरफ से पहले CDS के तौर पर। जनरल बिपिन रावत को काफी लंबे समय का अनुभव था आर्म फोर्सेस का, काफी लंबे समय का अनुभव था उनको चीजों को हैंडल करने का, ऑपरेशन करने का। इसी के बाद उनका चयन किया गया पहले CDS के तौर पर। 1 जनवरी 2020 को उन्होंने CDS को संभाला या फिर इस पद को ग्रहण किया और उसके बाद लगातार वो इस काम को कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज था और अभी भी चैलेंज है जॉइंटनेस को लेकर, यानी तीनों सेनाओं के धड़ों को मिलाना। कैसे मिलाना? कि आने वाले वक्त में जब आपको जरूरत पड़े तो तीनों के बीच में ये कोऑर्डिनेशन हो। और इसकी पहली जरूरत महसूस की गई 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान। दरअसल कारगिल युद्ध के दौरान ये महसूस किया गया था कि हमारी फोर्सेस के तालमेल में कमी थी, क्योंकि आपको याद है कि कारगिल में उस समय इंडियन एयरफोर्स को बहुत बाद में शामिल किया गया, या फिर वो शामिल हुई लेकिन इम्पैक्टफुल नहीं रही। अब आने वाले वक्त में अगर ऐसी ही जंग होती है तो आपके लिए कोऑर्डिनेशन या जॉइंटनेस सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसको लेकर कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, लेकिन 20 साल का वक्त लग गया इस कमेटी की इंप्लीमेंटेशंस को करते करते। लेकिन आखिरकार 20 साल या उससे ज्यादा के समय के बाद CDS के पद को गठित किया गया और ये तय किया गया कि उनका जो पर्क्स होगी और दूसरी चीजें होगी वो सब कुछ तय किया गया। ये एक और महत्वपूर्ण बड़ा डिस्कशन का टॉपिक था कि आखिरकार जो CDS होंगे उनका रैंक 4 स्टार जनरल का होगा, 5 स्टार जनरल का होगा, उनकी पर्क्स क्या होंगी, उनकी क्या सैलरी होगी, इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया गया। और ये तय किया गया कि आखिरकार CDS के गठन के बाद उनको क्या पर्क्स मिलेगी, सैलरी मिलेगी। दरअसल एक CDS को वही सैलरी मिलती है जो तीनों चीफों को मिलती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण था उनकी एज फैक्टर, यानी उनका जो टर्म होगा कितने 65 साल या उससे 3 साल के करीब का ये रखा गया। और वो एक प्रिंसिपल एडवाइजर होंगे डिफेंस मिनिस्ट्री के, जो हर मुद्दों के ऊपर उनको ये बताएंगे कि आखिरकार क्या सरकार को करना चाहिए और जॉइंटनेस को आगे कैसे इंप्लीमेंट करना होगा। उनका पहले CDS का टर्म बहुत मुश्किल इसलिए चैलेंजिंग भी है क्योंकि तीनों के एसर्ट्स को मिलाकर जॉइंटनेस कैसे की जाएगी, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो उनको करना है। और CDS के आ जाने के बाद ये माना जा रहा था कि एक बड़ा रिफॉर्म था हमारे डिफेंस सेटअप के अंदर, सिस्टम के अंदर, जिसको करना बहुत जरूरी था और जिसको करने के बाद अब चीजें और ज्यादा स्मूथ जाएंगी। या फिर आप कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर कई ऐसे देश हैं, चाहे US हो चाहे चाइना हो, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट अपने इस फोर्सेस के अंदर ऑलरेडी ला दिया है, लेकिन भारत इस पॉइंट पर लैक किया कर रहा था, जिसको अब किया गया और अब इस माना जाएगा कि आने वाले वक्त में इसका बहुत फायदा भारत को मिलने जा रहा है।